हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोनू मिश्रा। सो गाइस, आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के वो क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहूँगा जो आप कई बार मुझसे पूछ चुके हैं और जो एक सबसे बड़ी बहस है कि पीएचडी इंडिया में करें तो कहाँ से करें। हमें आईआईटी जाना चाहिए, हमें एनआईटी जाना चाहिए, हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या हमें किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो हम इस टॉपिक को डेडिकेट करेंगे। मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, एक आईआईटी से पीएचडी करते हैं या फिर आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं। और इन डिफरेंस को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीएचडी के लिए दी बेस्ट जगह कौन सी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें बता दूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और आप मुझे साथ ही साथ सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपनी पीएचडी से पहले पता होनी चाहिए, तो आपकी एक ना कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ पाएं बल्कि एक अच्छा गाइड भी ढूंढ पाएं, क्योंकि पीएचडी एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो आपका बहुत टाइम लेगी और आपका करियर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लास्ट के जो की पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में जरूर रखिएगा अपना गाइड या अपना इंस्टीट्यूट चुनने से पहले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो सबसे पहला डिफरेंस है, जो सबसे पहला मतलब मैं कहूंगा फर्क जो आपको दिखेगा किसी एनआईटी, आईआईटी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वो होता है रिसर्च क्वालिटी का। ये जो भी मैं बताने जाऊंगा आगे, कोई भी अगर चीज की बात करूंगा, कोई 100% ट्रू नहीं है, सब में कुछ ना कुछ परसेंटेज वेरी करता है, मगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूं जो कि हो सकता है किसी एक दो मामले में फिट ना बैठे तो उसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च क्वालिटी का। रिसर्च क्वालिटी यूजुअली सबसे हाई नॉच, सबसे टॉप एंड होती है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अगर आप रिसर्च क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो मतलब जो फॉर्मेशन है वो बना ही इस पर्पस के लिए था कि वो हाई क्वालिटी रिसर्च को कर सके। वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हैं, एक रिसर्च का एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक फीलिंग आएगी आपको रिसर्च की कि हाँ, यहां मैं सिर्फ रिसर्च करने आया हूं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरे नंबर पे आती है यहाँ पे आईआईटीज में भी आजकल बहुत सारी फंडिंग हो चुकी है और बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च वहां भी हो रही है। और तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी यूनिवर्सिटीज। तो अगर रिसर्च की क्वालिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो ट्रस्ट मी, सबसे पहला चॉइस आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए। दूसरे पे आप आईआईटीज को दे सकते हैं क्योंकि आईआईटीज में भी आजकल काफ़ी अच्छी रिसर्च हो रही है। और तीसरा जो पॉइंट है वो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को दे सकते हैं, वो भी जो हाई रैंक की हैं, जैसे आपकी जेएनयू हो गई या आपकी बीएचयू हो गई या आपकी अन्ना यूनिवर्सिटीज़ हो गई या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया भी एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें दे सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस ऑर्डर है। दूसरा पॉइंट अगर हम कंसीडर करें वो होता है रिसर्च के इक्विपमेंट्स एंड रिसर्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें तो अगेन रिसर्च इंस्टीट्यूट टॉप पे आता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट का पर्पस ही रिसर्च करने के लिए था और इसीलिए सबसे ज़्यादा फंडिंग रिसर्च के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही मिलती है। तो जैसे कि मैंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी करी है, तो मेरी ऑलमोस्ट जो इंस्टीट्यूट था सीएसआर का, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, उसमें ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट थे जो मुझको पीएचडी में यूज़ करने थे, तो मुझे कहीं बाहर जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। तो रिसर्च के जो इक्विपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टॉप नॉच और सबसे ज़्यादा आपके होते हैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। दूसरे नंबर पे आईआईटीज आती हैं क्योंकि आईआईटीज में भी बहुत ज़्यादा वो होता है, रिसर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो आईआईटीज आती हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज़, जिसमें रिलेटिवली, मैं बता रहा हूँ रिलेटिवली थोड़ा कम रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता जाएगा। थर्ड आपका पॉइंट आता है फंडिंग, क्योंकि आप जब पीएचडी करेंगे तो आपको बहुत सारा फंड चाहिए होगा। हो सकता है आपकी पीएचडी फेलोशिप से अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़े, तो आपके गाइड के पास उतने प्रोजेक्ट होने चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए कि वो रिसर्च के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट्स, नेसेसरी कंज्यूमेबल, नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाता है आईआईटी से। हमारी गवर्नमेंट को एक मिसकंसेप्शन है, उन्हें शायद ये लगता है कि ज़िंदगी की सारी रिसर्च आईआईटीज़ में ही होती है,
तो कहीं ना कहीं इस समय IITs को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। दूसरे नंबर पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तीसरे नंबर पे एज यूजुअल आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। देखिए ट्रैवल जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूं, मेरा दोस्त जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप देखिए IIT में एक प्रोविज़न होता है, मगर जैसे कि अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया है, आप चाहेंगे उसे विदेश में जाके दिखाएं, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके, किसी फॉरेन कॉन्फ्रेंस में जाके उसे प्रेजेंट करें, तो हमारे लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, उनको DST के लिए, फंड के लिए लिखना पड़ता है कि भैया DST की स्कीम है ITS, वहाँ से CSR से पैसा लेना पड़ता है या फिर उसे INSA से पैसा लेना पड़ता है। ये तीनों जो जहाँ से पैसा लेना है वो बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं, सबको नहीं मिलता है। ट्रस्ट में सबको नहीं मिलता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होती हैं और जहाँ मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मुझे मिल गया था वो बात अलग है, मगर मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद नहीं मिला है। मगर यही IIT के पास एक एडवांटेज होता है। IIT अपने हर PhD स्कॉलर को 1.5 लाख की ग्रांट देती है। हर स्टूडेंट को मिलनी ही है, ये तो कंपलसरी है, मिलेगी ही। जो भी IIT, जैसे दिल्ली की बात बताता हूँ, IIT दिल्ली में जो बच्चा PhD कर रहा है उसको 1.5 लाख मिलेगा फॉरेन ट्रैवल के लिए। ये एक बार भी मिल सकता है, ये 2 बार भी मिल सकता है, सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। 2 बार भी मैंने लोगों को जाते हुए देखा है। प्लस कई बार ये होता है कि आपका गाइड अपनी जेब से भी थोड़ा पैसा दे सकता है, अपने जेब मतलब अपने प्रोजेक्ट से भी ये थोड़ा ऐसा पैसा दे सकता है ताकि आपके ट्रैवल को फंड कर सके। हालांकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। मेरे इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने आज PhD करी है वो 1 रुपया नहीं देता है फॉरेन ट्रैवल के लिए। उनका सीधा कंसेप्ट है, जाइए फंडिंग एजेंसी के पास जाइए, वहाँ से पैसा लीजिए और आप फॉरेन ट्रैवल कीजिए। और यही IIT को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो हर स्टूडेंट को उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा बाहर जाने के लिए। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल के हिसाब से देखना चाहेंगे तो IIT टॉप पे आएगी, क्योंकि वहाँ पे पैसा मिलता है, फंडिंग का ज़्यादा स्कोप है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2nd नंबर पे आएगा और 3rd नंबर पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो है रेपुटेशन। अगर रेपुटेशन वाइज देखिए तो एक जमाना था, आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूं मैं, एक जमाना था जहां इंडिया की रिसर्च को सिर्फ और सिर्फ लोग IIT के नाम से जानते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। ट्रस्ट मी, बाहर अब ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें यह पता है कि IIT के अलावा भी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट इंडिया में हैं। लोगों को JNU का भी नाम पता है, BHU का भी नाम पता है, अन्ना यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इवन पटियाला की एक छोटी यूनिवर्सिटी का भी नाम पता है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक बहुत छोटी स्टेट यूनिवर्सिटीज से हैं, मगर उनके कोलैबोरेशन बड़ी बड़ी जगह फॉरेन में हैं। तो फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप रेपुटेशन वाइज देखना चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूट से PhD करना चाहता हूं, तो आप उसमें NIRF रैंकिंग का भरोसा ले सकते हैं। मगर NIRF रैंकिंग में कभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काउंट नहीं होते, वो सिर्फ आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ और IITs वगैरह ऐसी चीज़ों के बीच में होती है। तो आपको इसमें यूजुअली नहीं मिलेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट की रैंकिंग। मगर फिर भी अगर आप चाहें तो हायर रैंक वाले इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए आपको हमेशा ही। PhD के टाइम पे कोशिश कीजिए हाई रेपुटेशन वाली जगह जाएं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट की वैल्यू की। एक IIT में स्टूडेंट की वैल्यू होती है, मगर स्टूडेंट का जो डिप्रेशन है, वो भी मेंटल हेल्थ जो है IITs में थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि IITs में आप हर टाइम रिसर्च में डूबे हैं, आप रिसर्च के अलावा कोई बात ही नहीं करते। आप खाने के टेबल पे जाते हैं, वहाँ भी सारे इंजीनियर और साइंटिस्ट बैठे हैं, वो भी साइंटिस्ट उसी की बातें कर रहे हैं। हर जगह आपको रिसर्च का ही रहता है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर उनके होते हैं, मगर आप खाने के टेबल से लेकर शाम तक दिन रात आपको रिसर्च के बीच में या साइंस के बीच में ही रहना होता है। इसकी जगह आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको आपके टेबल पे जरूरी नहीं है कि साइंस वाला बैठा हो सकता है, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी बैठा हो सकता है। तो आपका यहाँ मूड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो आप कभी कभार थोड़ा रिसर्च से हटके भी कुछ सोच सकते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ शायद थोड़ी सी बेटर रहेगी, क्योंकि आप हमेशा ऑल द टाइम एक चीज़ में एंगेज नहीं हैं। और उसकी जगह मैं अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहाँ भी सेम IIT वाला कंसेप्ट आ जाता है, जहाँ आपको ज़्यादातर रिसर्च के बारे में ही सोचना पड़ता है और रिसर्च में ही आपको टाइम आपका निकल जाता है। इनफैक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का तो ये काम होता है कि वो 365 डेज खुलता है, सैटरडे संडे कोई छुट्टी नहीं होती, आप दिन रात 24 घंटे काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे रिसर्च के लिए और ज़्यादा फोकस आपका हो जाता है, और जो कि आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा सा
गैप चाहिए होता है या फिर थोड़ा सा बियॉन्ड दी साइंस होके थोड़ी सी एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए होती है। तो भाई अगला पॉइंट आता है आपका स्टूडेंट का रेशियो, कि कितने स्टूडेंट एक गाइड के अंदर होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन अ गाइड डेफिनेटली इफेक्ट्स योर पीएचडी। आपकी पीएचडी को पक्का इफेक्ट करेगा, क्योंकि टाइम उतना ही कम होता जाएगा प्रोफेसर के पास जितने ज्यादा उसके पास स्टूडेंट होते जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप नंबर 1 पे आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, 4-5-6, इससे ज्यादा नहीं होते यूजुअली। 4-5-6 स्टूडेंट होते हैं, तो एक गाइड अपने स्टूडेंट को ज्यादा टाइम दे सकता है, ज्यादा अच्छे डिस्कशन हो सकते हैं, ज्यादा अच्छा आपकी, और वो बॉन्डिंग का लेवल भी ना काफी अच्छा होता है वहां पे। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो वहां वो स्टूडेंट और प्रोफेसर वाला गैप नहीं होता, काफी फ्रैंक माहौल होता है। आप अपने गाइड के साथ बाहर भी जाते हैं, थोड़ा सा बातचीत भी आपकी अच्छी रहती है, वो इतना ज्यादा गैप नहीं रहता है, तो एक कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है और आप अच्छी तरह रिसर्च डिस्कस कर सकते हैं और रिसर्च के बारे में बात कर सकते हैं उससे खुल के। जबकि ये सिनेरियो आईआईटी और यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में 5 से ज़्यादा 10 स्टूडेंट होते हैं गाइड के पास, तो स्टूडेंट का जो टाइम है वो और कम हो जाता है, और प्लस प्रोफेसर और जो स्टूडेंट के बीच का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो कॉन्वर्सेशन इतनी ईजी नहीं होती हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका यहाँ पे आईआईटी, जहाँ एक गाइड के पास 15 स्टूडेंट से लेके 20 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मैंने प्रोफेसर्स के पास 20-20 स्टूडेंट देखे हैं। तो वहाँ पे जब 20 स्टूडेंट है, सोचो कितना टाइम मिलेगा एक पर्टिकुलर बंदे को अपनी पीएचडी में गाइड से। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन का लेवल है ये और कम हो जाता है, और आपका जो इंटरेक्शन है अपने गाइड के साथ बहुत कम होता है। प्लस अगेन गाइड तो भैया प्रोफेसर है, वो भी आईआईटी का प्रोफेसर है, और आप एक स्टूडेंट हो, तो जो गैप है दोनों के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, दैट इज सब्जेक्टेड टू चेंज। कई बार ये ह्यूमन की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना गैप अपने स्टूडेंट के साथ रखना चाहता है, मगर यूजुअली जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि गैप बहुत ज़्यादा होता है इन आईआईटीज़, और वो गैप सबसे कम होता है इन आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो आई थिंक ये जो मेजर डिफरेंसेस थे ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपको चीजें कंसीडर मतलब पता होनी चाहिए बिफोर आप चूज करना चाहे कि मुझे कहां जाना है। तो टोटल ये चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके काम में आएंगी। मगर आपको क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जो देखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में ही जाना है, ऐसा नहीं है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही जाना है, ऐसे नहीं है यूनिवर्सिटी में जाना है। तो भैया करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे कैसे, और किस तरह से अपना गाइड चुने, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, जो मैं पहले आपको डिस्कस कर रहा था। जो सबसे पहला पॉइंट आपको पीएचडी चूज करते टाइम ध्यान रखना है वो है अपने इंस्टीट्यूट की एनआईआरएफ रैंकिंग। आपको कोशिश करना है कि आप बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाए जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 10 में हो। ऑब्वियसली यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं आता है एनआईआरएफ रैंकिंग में, तो ऐसा नहीं कि उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मगर आप अगर आप एनआईएफ रैंकिंग में बिलीव करते हैं तो कृपया करके उस इंस्टीट्यूट को चूज करिए जिसकी एनआईएफ रैंकिंग ज़्यादा हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि पीएचडी में उन लोगों को मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के टाइम पे उन लोगों को कंसीडर करो जो कि अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग से आए हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको यहाँ पे अपने इंटरेस्ट की ज्यादा ध्यान में रखना है कि किस यूनिवर्सिटी आपके इंटरेस्ट के फील्ड में पीएचडी ऑफर कर रही है। क्या आईआईटी में वो फैसिलिटी, वो चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जाइए, अगर वो चीज यूनिवर्सिटी में है तो आप यूनिवर्सिटी जाइए, और वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में है तो आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए। जैसे कि आप सिंक्रोट्रॉन या फिर एसिलेटर फिजिक्स में काम करना चाहते हैं तो आप या तो IUAC जाएंगे जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर आप जाएंगे RR-CAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जहां पे सिंक्रोट्रॉन है। तो दोनों केसेस में आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, मगर इसकी जगह आप हाई एनर्जी फिजिक्स में काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप काम करना चाहते हैं थ्योरेटिकल फिजिक्स में तो आप जामिया जा सकते हैं जो कि थ्योरेटिकल फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो डिपेंड करता है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस चुनना चाहिए अपनी पीएचडी के लिए। अनदर चीज जो आपको पीएचडी से पहले कंसीडर करना चाहिए वो अपने गाइड की प्रोफाइल जरूर चेक कीजिए। जी हाँ, अगर आप किसी गाइड के पास जा रहे हैं तो चूज गाइड को सेलेक्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल देखिए कि वो कहाँ से पढ़ के आया है, कितने कितने पेपर छापे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग उसके बिहेवियर के बारे में लोगों से पता कीजिए कि उसका बिहेवियर कैसा है। कई लोग बहुत ज़्यादा बॉसी होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, जो आपको जाके आगे प्रॉब्लम दे सकता है। तो चूज उसके रिव्यूज़ जो है, कोई भी गाइड आप चूज कर रहे हैं उससे पहले उनके रिव्यूज़ ले लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनका ये भी देखना है कि उनके पास की प्रोफाइल कैसी रही है, एक साल में कितने पेपर छापते हैं और कितने कितने उनके अच्छे अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनके कोलैबोरेशंस के बारे में भी जरूर जानिए। उसके बाद अगली पॉइंट आता है कि फैसिलिटी, कि जिस भी गाइड के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं आप ये देख लीजिए उसके पास रिसर्च की कितनी फैसिलिटी है जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप एक टॉपिक पे काम करना चाहते हैं और उनके लैब में उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपकी पीएचडी झंड होने वाली है, क्योंकि आपको इधर से उधर भागना पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो कोशिश कीजिए ऐसे गाइड को ज्वाइन कीजिए जिसके पास जो भी रिसर्च आप करना चाह रहे हैं उसकी एडिक्वेट रिसर्च फैसिलिटी हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दूर डोलना ना पड़े और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है इस चीज़ से। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, आप हमेशा ये देख लीजिए
एल्यूमिनाई के स्टेटस देखिए। जिस भी लैब में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेसर के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका स्टेटस देख लीजिए कि आपकी उस लैब के एल्यूमिनाई कहां कहां बैठे हैं, किसको कितने टाइम में पीएचडी मिली थी और किसकी कहां कहां जॉब लगी हुई है। ऑलवेज डू अ बैकअप चेक ऑन दैट कि कितने लोग कहां कहां प्लेस हो रहे हैं और कितने टाइम में पीएचडी दे देते हैं। सपोज कीजिए आपकी एज 25, 26, 27, 28 साल है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको 6 साल में पीएचडी मिले और 34 जिसमें आप पीएचडी लें। तो ऐसा जरूर देखिए कि कितने साल में आपको गाइड पीएचडी दे देता है। अगर वो गाइड आपको 4 साल में पीएचडी दे देता है तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपके पास स्टिल काफी टाइम होगा कि आप दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि 32 इयर्स इज अ कट ऑफ फॉर साइंटिस्ट सी एंड मेनी अदर पोजीशंस इन द रिसर्च। सो अगर आप 32 से पहले पीएचडी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इनफैक्ट 30 तक पीएचडी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसे गाइड को चूज कीजिए जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी को मोल्ड कर सके। कि आप 25 साल के हैं तो आप 5 साल लगा सकते हैं, मगर आप 28 साल के हैं तो 5 साल नहीं लगा सकते पीएचडी के लिए। तो कितने साल में आपका गाइड पीएचडी देता है, ये चीज़ भी कंसीडर जरूर करनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग अ गाइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये सब चीज़ें मिला के आप अपना खुद का भी ब्रेन लगाइए कि क्या मैं यहाँ पे इस लैब में फिट बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों बस इतना बहुत काफ़ी है। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखें, इससे आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, आईआईटी में जाना है या फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है। कोई भी अपने मन में मतलब एक होते हैं ना प्रेजुडिस ना रखिए कि मैं नहीं आईआईटी ही जाऊंगा, नहीं मैं आईआईटी। भैया एक फ्रैंकली एक बात बता दूं आपको कि सब लोग ना जेआरएफ करके ही जाते हैं जहां मर्जी जाते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो भी आपके इक्विवेलेंट है और आप आईआईटी में जा रहे हो आप भी इक्विवेलेंट हो। आईआईटी में पीएचडी करके आप आईआईटीएन नहीं बन जाते, उसके लिए जेईई का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आप जेईई क्लियर करके जा रहे हैं आईआईटी में तब मैं मानूंगा आपको आईआईटीएन है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। मगर आप अगर सिंपल नेट का एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं तो भाई दुनिया में जितने भी लोग पीएचडी इंडिया में कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा के पास नेट होता है। तो आपने कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया है। तो ये अपना जो माइंड का जो ये फितूर है ये प्लीज निकाल दीजिएगा कि आईआईटी में जाने के आप आईआईटीएन बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आईआईटीएन भी लाइन में लगे होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटी वाले भी लगे होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले भी लगे होते हैं। तो ये बेरोजगारी के इस समय पे हर कोई लाइन में लगा होता है। तो आप आईआईटीएन का टंगा लेके जरा खुश ना होइएगा कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में हूँ। आधे से ज्यादा इंस्टीट्यूट आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में है जिनकी एनआईएफ रैंकिंग 10 से नीचे है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस ना बनाइए, क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए, आपका कहाँ काम बन सकता है ये देखिए, और आपको क्या करना है ये देखिए, अपने गाइड को देखिए। ये चीजें कंसीडर करेंगे तो एक अच्छी पीएचडी होगी। बाकी अगर कुछ फालतू का सोच के जाएंगे तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग लाइन में लगे हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी बॉम्बे तक पीएचडी करी है। तो प्रेजुडिस ना बनाइए, रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी प्रेजुडिस ना बनाइए कि मैं डीएई की लैब से आया हूं तो मैं अब एटॉमिक एनर्जी का देवता बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद का बता रहा हूं, मैं नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी से हूं, मैं भी पीएचडी, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जाता हूं, आईआईटी वाला भी जाता है और यूनिवर्सिटी वाला भी जाता है। सबको बराबर नंबर मिलते हैं, सबकी बराबर वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दैट वॉज द ब्रूटल ट्रुथ अबाउट इंडियन पीएचडी। ये चीजें कंसीडर कीजिए और आप अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि बहुत सारी चीजें आपको कम टाइम में बता सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड भाई आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, तभी तो मुझे कुछ फायदा होगा। अभी तो हो ही नहीं रहा वैसे भी। ठीक है, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी ये चीजें पता चल सके और वो भी एक अच्छा पीएचडी चूज कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।